Assalamualaikum dear students. How are you all? My name is Anam Rabani and I am your teacher of social studies for grade 5. बच्चों आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 7 that is about the agriculture and irrigation in Pakistan. So let's study. एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले तो ये कि एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है ज़राअत, यानी कि फसलें उगाना, इसके अलावा जानवर पालना, उनका ख्याल रखना, फिर उनसे खेती बाड़ी का काम लेना, लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, ऑल ऑफ दिस। एंड इरिगेशन इन पाकिस्तान, इरिगेशन हम कहते हैं आबपाशी के निज़ाम को, कि आप किसी दरिया से या समंदर से मुख्तलिफ जगहों तक जो पानी पहुंचाते हो फसलों को उगाने के लिए, उस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं इरिगेशन। सो एग्रीकल्चरल मेथड्स हैव बीन चेंजिंग ओवर द इयर्स। अब जो ज़राअत का काम है उसको करने के लिए जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जो तरीके यूज़ किए जाते हैं, दे हैव चेंज्ड ओवर द इयर्स, यानी कि वो वक्त गुजरने के साथ साथ बदलते जा रहे हैं। हर गुजरते वक्त के साथ कोई ना कोई नई मशीन आती है जो कि इंसानों के काम को आसान बना देती है और साथ ही साथ लेबर फोर्स को भी कम कर देती है। यानी कि अगर पहले कोई काम 3-4 आदमी मिलकर कर रहे थे और कोई नई मशीन आ जाती है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी काम करेगा और बाकी के 3 की जगह वो मशीन ले लेगी। सो एग्रीकल्चर मेथड्स हैव चेंज्ड ओवर द इयर्स। जैसे जैसे रिसर्च होती गई वैसे वैसे एग्रीकल्चर मेथड्स चेंज होते गए। जैसा आपने देखा होगा बहुत सी वैरायटी ऑफ सीड्स आ रही है मार्केट में, इसी तरह हाइब्रिड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ रहे हैं मार्केट में। ये सब इसी चीज़ का नतीजा है कि एग्रीकल्चर मेथड्स चेंज होते जा रहे हैं। मैनी फार्मर्स स्टिल यूज बेसिक टूल्स, लेकिन अभी भी हमारे कई ऐसे फार्मर्स हैं, कई ऐसे किसान हैं जो कि अभी भी पुराने मेथड यूज़ करते हैं और बेसिक टूल्स यूज़ करते हैं। उसकी वजह ये है कि हर किसान के पास इतने पैसे नहीं होते, उसके लिए कोई बड़ी मशीन खरीदना अफोर्डेबल नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो एग्रीकल्चरल मशीन्स होती हैं ये बहुत बड़ी होती हैं साइज़ में, और आपका जो फार्मिंग एरिया होता है वो छोटा होता है, क्योंकि उन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए आपको ज़्यादा एरिया चाहिए होता है, इसलिए हर फार्म पर वो मशीन्स यूज़ नहीं की जा सकती। तो जो छोटे फार्म्स हैं वहाँ पे आपको मैनुअली ही काम करना पड़ता है, यानी कि हाथों से ही काम करना पड़ता है। इसके अलावा ये जो डिफरेंट सीड्स होते हैं या ये जो मशीन्स होती हैं इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, ये काफ़ी महंगे होते हैं और हर किसान के लिए ये अफोर्डेबल नहीं होते। जिनके लिए अफोर्डेबल है वो यूज़ कर लेते हैं और जिनके लिए अफोर्डेबल नहीं है फिर वो बाकी तरीके इस्तेमाल करते हैं फार्मिंग के। एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयड 66% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स, बट दिस वर्क फोर्स हैज़ ड्रॉप्ड ओवर द ईयर्स। अब जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसने ऑलमोस्ट 66% एम्प्लॉय किया हुआ है हमारी टोटल वर्क फोर्स को, बट दिस वर्क फोर्स हैज़ ड्रॉप्ड ओवर द ईयर्स। वर्क फोर्स से क्या मुराद है, यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं, दे आर द टोटल वर्क फोर्स ऑफ अ कंट्री, बट दिस वर्क फोर्स हैज़ ड्रॉप्ड ओवर द ईयर्स। बट ओवर द ईयर्स यानी कि गुजरते हुए वक्त के साथ साथ दिस वर्क फोर्स हैज़ डिक्रीज, यानी कि जो लोगों की तादाद थी जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे वो कम हो गई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा एग्रीकल्चर का काम कम हो गया है, इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ ऐसी मशीनरी आ गई है कि अब इंसानों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने फसल काटनी है, अगर आपने मैनुअली काम करना है यानी कि आपने हाथ से फसल काटनी है, तो इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा लोग चाहिए होंगे। कभी कभी पूरी पूरी फैमिलीज ये काम करती हैं किसानों की। लेकिन अगर आप एक थ्रेशर ले लो, थ्रेशर एक मशीन होती है जो कि फसल काटती है, तो आपको सिर्फ थ्रेशर ऑपरेट करने के लिए एक बंदा चाहिए, आपको बाकी के लोग नहीं चाहिए, आपको बाकी की वर्कफोर्स नहीं चाहिए। तो इसीलिए ओवर द ईयर्स जैसे जैसे नई मशीन्स आई हैं वैसे वैसे हमारी जो एग्रीकल्चर की वर्कफोर्स है वो कम हो गई है, क्योंकि अब कम लोग चाहिए होते हैं कोई काम करने के लिए, क्योंकि डिफरेंट मशीन्स मौजूद हैं वही काम करने के लिए कम वक्त में और कम वर्कफोर्स के साथ। अब हम बात कर लेते हैं क्रॉप्स की, यानी कि डिफरेंट फसलों की। पंजाब इज द बेस्ट एरिया फॉर क्रॉप्स बिकॉज ऑफ इट्स फर्टाइल सॉइल एंड इरिगेशन सिस्टम। तो हमारी जो प्रोविंस है पंजाब वो सबसे ज़्यादा सूटेबल समझी जाती है फार्मिंग के लिए,
और क्रॉप्स उगाने के लिए बिकॉज ऑफ इट्स फर्टाइल सॉइल, यानी कि अपनी जरखेज मिट्टी की वजह से। एंड इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, यानी कि जो हमारा आबपाशी का निज़ाम है उसकी वजह से। सो पंजाब बेस्ट है फॉर क्रॉप्स ड्यू टू फर्टाइल सॉइल एंड इरिगेशन सिस्टम। अब आपकी एक्सरसाइज में देयर इज क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेक्स पंजाब द बेस्ट फार्मिंग एरिया इन पाकिस्तान, कि पंजाब को बेस्ट फार्मिंग एरिया क्यों कंसिडर किया जाता है इन पाकिस्तान। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसकी फर्टाइल सॉइल की वजह से और इसके इरिगेशन सिस्टम की वजह से पंजाब को बेस्ट फार्मिंग एरिया कंसिडर किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फूड क्रॉप्स, यानी कि जो फसलें खाने में इस्तेमाल की जाती हैं, खरीफ एंड राबी क्रॉप्स। तो इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक है खरीफ और दूसरी है राबी क्रॉप्स। वी ग्रो खरीफ क्रॉप्स इन द समर, तो खरीफ क्रॉप्स कब ग्रो की जाती हैं, दे आर ग्रोन इन समर। अब खरीफ और राबी के कंपैरिजन को आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन मौजूद है जिसमें उसने आपसे ये पूछा है कि खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप में क्या फ़र्क है। तो पहली बात, खरीफ क्रॉप्स कब ग्रो की जाती हैं, दे आर ग्रोन इन समर, यानी कि वो गर्मियों के महीने में ग्रो की जाती हैं। और खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आ जाती हैं, आ जाती है कॉटन, रुई, राइस, चावल, मेज, मकई एंड मिलेट, यानी के बाजरा। वी ग्रो राबी क्रॉप्स इन द विंटर, खरीफ क्रॉप्स की हमने बात की, वो कब ग्रो की जाती हैं, वो ग्रो की जाती हैं समर में, तो राबी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं विंटर में। और राबी क्रॉप्स में कौन कौन सी आ जाती हैं, वीट, गंदम, ग्राम, मसूर यानी कि दालें वगैरह, रेप सीड, तिल, मस्टर्ड, सरसों। अब आपकी एक्सरसाइज में देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन अ खरीफ एंड राबी क्रॉप, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बातें हम कर रहे हैं वो ही इनके डिफरेंसेस हैं, कि खरीफ क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं समर में, राबी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं विंटर में। खरीफ क्रॉप्स में आ जाती हैं कॉटन, राइस, मेज एंड मिलेट, और राबी क्रॉप्स में आ जाती हैं वीट, ग्राम, मसूर, रेप सीड एंड मस्टर्ड। अब हम बात कर लेते हैं अपनी क्रॉप वीट की, यानी कि गंदम की। स्टेपल फूड क्या होता है, फॉर्म द बेसिस ऑफ एवरीडे डाइट। किसी भी कंट्री के स्टेपल फूड के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये वो फूड होता है जो कि उनकी डाइट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में मौजूद होता है। फॉर्म द बेसिस ऑफ एवरीडे डाइट, यानी कि रोज़ की जो डाइट होती है, रोज़ का जो खाना होता है उसका ये हिस्सा होता है। तो हमारे रोज़ के खाने का हिस्सा गंदम है। आप जानते हो कि आप रोटी कितने शौक से खाते हो। इसके अलावा भी गंदम से जितनी चीज़ें बनाई जाती हैं वो सब नॉर्मली हमारी डेली डाइट का हिस्सा होते हैं। मोस्ट ऑफ द फार्म्ड एरिया इन पाकिस्तान इज टेकन अप बाय व्हीट। अब क्योंकि स्टेपल फूड है गंदम हमारा, इसीलिए हमारी कंट्री में जो फार्मिंग की जाती है और जो फार्मिंग एरिया है उसमें ज़्यादातर एरिया पर गंदम ही उगाई जाती है। पाकिस्तान इज सेल्फ सफिशिएंट इन केस ऑफ व्हीट, यानी कि हमारे मुल्क में इतनी गंदम होती है फॉर्चुनेटली कि हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनकी डिमांड्स पूरी की जा सकें। नीड्स माइल्ड टेम्परेचर एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। गंदम को उगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, माइल्ड टेम्परेचर, यानी कि एक नॉर्मल टेम्परेचर, ना बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा, एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। इसके अलावा हमें बारिश चाहिए होती है इन अ स्मॉल अमाउंट। Indus plains produce much more because the land is flatter with a richer soil. अब जो इंडस प्लेन्स हैं, यानी कि इंडस रिवर के साथ की जो जगह है, वहाँ के जो इलाके हैं, प्रोड्यूस मच मोर, वहाँ पे जो वीट की प्रोडक्शन है, गंदम की तादाद जो वहाँ पे उगाई जाती है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर एरियाज, बिकॉज द लैंड इज़ फ्लैटर, क्योंकि वो ज़मीन फ्लैट है, सीधी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ नहीं है, या इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वहाँ पे गंदम ना उगाई जा सके, मतलब ज़मीन में बहुत ज़्यादा पत्थर मौजूद नहीं है, अच्छी फ्लैट ज़मीन है विद अ रिचर सॉइल, और सॉइल बहुत रिच है। रिच सॉइल का मतलब होता है कि उसमें जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है एक फसल उगाने के लिए वो अच्छी है,
उसमें हमें जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो कि एक फसल के लिए बेनिफिशियल होते हैं वो उसमें मौजूद हैं। तो हमें क्या क्या मिलता है इंडस प्लेन्स में? फ्लैटर लैंड विद रिचर सॉइल, जिसकी वजह से वहाँ पे गंदम की फसलें ज़्यादातर उगाई जाती हैं। अब आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय स्टेपल फूड। तो हमने बात की कि हम स्टेपल फूड किसको कहते हैं? फूड दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एवरीडे डाइट। व्हाट इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ पाकिस्तान? यहाँ पे मैंने लिखा है व्हीट इज द स्टेपल फूड ऑफ पाकिस्तान। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी की क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ेंगे कमिंग लेक्चर्स में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।